अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 है जिसमें हम स्टडी करेंगे आइसोटोप्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट मस्ट नेसेसरीली हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट देयर मास नंबर मे वेरी डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। जो एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं, एक एलिमेंट के एटम्स जो होते हैं उनका मास नंबर क्या है, डिफर कर सकता है। उनका जो एटॉमिक नंबर होगा वो क्या होगा, हमेशा सेम होगा, लेकिन उसका मास नंबर क्या होगा, वेरी कर सकता है एटम्स का। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो न्यूट्रॉन्स की तादाद है वो क्या करती है, वेरी करती है। Atoms of the same elements having different number of neutrons in their nuclei are called isotopes. ऐसे एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनके पास क्या होंगे, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो, उनको हम क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, आइसोटोप्स कहलाते हैं। उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट होने की वजह से डिफर करता है। फॉर एग्जाम्पल, एलिमेंट कार्बन हैज 3 आइसोटोप्स। कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। एज इट्स एटम्स हैव 6, 7 एंड 8 न्यूट्रॉन्स इन देयर न्यूक्लियाई। किस तरह से 3 आइसोटोप्स होते हैं, किसी के एक के अंदर 6 न्यूट्रॉन होते हैं, दूसरे के अंदर 7 और जो तीसरा होता है उसके अंदर 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं। दीज आइसोटोप्स आर रिप्रेजेंटेड एज, इन आइसोटोप्स को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। सिमिलरली हाइड्रोजन एटम्स एग्जिस्ट एज 3 आइसोटोप्स। हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप्स होते हैं। एक को हम कहते हैं हाइड्रोजन या फिर प्रोटियम, दूसरे को ड्यूट्रियम और जो तीसरा होता है उसको ट्रिटियम कहते हैं। रिप्रेजेंटेड बाय, ये उनके सिंबल्स हैं, ये प्रोटियम, ये ड्यूट्रियम और ये ट्रिटियम। इन सब के अंदर क्या होगा, एक एक प्रोटॉन और एक एक क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। और इसके अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं है, इसके अंदर एक न्यूट्रॉन और इसके अंदर 2 न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। हाइड्रोजन प्रोटियम जिसको कहते हैं इज द ओनली एटम विच डज नॉट हैव न्यूट्रॉन। पीरियोडिक टेबल में से सिर्फ एक वाहिद एटम है जिसके पास क्या होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता। सिंस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसा कि जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पर डिपेंड करती हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑल 3 आइसोटोप्स विल शो ऑलमोस्ट द सेम केमिकल बिहेवियर। इसकी वजह से जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो सबकी क्या होंगी, सेम होंगी। ऑल्दो देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज में बी डिफरेंट, ताहम उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होंगी, डिफरेंट होगी। इसकी वजह क्या है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो किस पर डिपेंड करती हैं, एटॉमिक मास पर डिपेंड करती हैं। जैसे कि आप जानते हो सबका मास जो है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, तो इस वजह से उनकी जो प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। ये एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है अक्सर कि उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर जो फर्क है कि केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है और फिजिकल डिफरेंट है, ऐसा क्यों होता है, तो इसका आंसर यही होगा। ड्यूट्रियम हैज ट्वाइस द मास ऑफ प्रोटियम। ड्यूट्रियम का मास प्रोटियम की निस्बत 2 गुना होता है। while the mass of tritium is thrice as the mass of प्रोटियम। हाइड्रोजन की निस्बत जो इसका ट्रिटियम का मास है वो 3 गुना ज्यादा है। सिमिलरली द मास ऑफ 3 डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ द कार्बन आर डिफरेंट। जो कार्बन के आइसोटोप्स हैं उनका भी क्या होगा, मास डिफरेंट होगा। आइसोटोप्स ऑफ द हाइड्रोजन एटम को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये उनके अंदर फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए दिया गया है कि एक इसके अंदर प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसमें देखो आप, ड्यूट्रियम है, ये एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसके अंदर एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। नीचे कार्बन के आइसोटोप्स दिए गए हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। इनके अंदर क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन सब में हैं, लेकिन न्यूट्रॉन क्या है, इसमें 6 है, इसमें 7 और इसमें 8 पाए जाते हैं। अब आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाई डज द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज व्हाइल देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। यही बात कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम क्यों होती हैं और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट क्यों होती हैं, तो इसका आंसर होगा बिकॉज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं किस पर डिपेंड करती हैं, इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आइसोटोप्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होती है वो क्या होती है, सब में सेम होती है। सो दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, इस वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं। While the physical properties of the elements depends on the mass number of atoms,
ये किस पर डिपेंड करती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज मैस नंबर पर डिपेंड करती हैं। और जैसे कि हम जानते हैं आइसोटोप्स के मैस क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, इसीलिए उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती हैं। तो ये था इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या होते हैं? द आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स डू नॉट हैव द सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे कि हम जानते हैं कि जो आइसोटोप्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम नहीं होती। सेवरल आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स एग्जिस्ट हुज न्यूक्लियाई आर अनस्टेबल। कुछ ऐसे आइसोटोप्स भी पाए जाते हैं जिनका न्यूक्लियाई अनस्टेबल होता है। क्यों अनस्टेबल होता है? जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उनकी तादाद ज़्यादा होने की वजह से जो उनका न्यूक्लियस होता है वो क्या हो जाता है? अनस्टेबल हो जाता है। दे इमिट एक्सेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। न्यूक्लियस अनस्टेबल होने की वजह से वो क्या करते हैं? एनर्जी रिलीज करते हैं रेडिएशन की फॉर्म में। दिस प्रोसेस ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन, ये रेडिएशन की इमिशन का जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। एंड द आइसोटोप्स विच इमिट एनर्जी इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव आइसोटोप। और जो आइसोटोप रेडिएशन इमिट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कहते हैं। ट्रीटियम इज अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप। ट्रीटियम हमारे पास एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। एंड अदर टू आइसोटोप्स ऑफ द हाइड्रोजन आर स्टेबल। जो बाकी दो हैं प्रोटियम और ड्यूट्रियम, ये क्या है? स्टेबल हैं, इनके न्यूक्लियाई स्टेबल होते हैं, ये रेडिएशन जो है वो इमिट नहीं करते। एंड डू नॉट इमिट एनी रेडिएशन। When a radioactive element emits radiation, it is transferred into another chemical element. जब ये रेडिएशन इमिट करते हैं तो ये जो एक एलिमेंट होता है वो क्या, आइसोटोप जो होता है वो क्या होता है? दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो इस पर डिपेंड करता है फिर कि अगला जो एलिमेंट बना है वो हमारे पास स्टेबल है या फिर वो भी रेडियो एक्टिव है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव डिके। इस जो ट्रांसमिशन हुई है जिस जो एटम रेडियो एक्टिव आइसोटोप की दूसरे आइसोटोप के अंदर या फिर दूसरे एलिमेंट के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव डिके कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज रेडियो एक्टिव डिके, तो आप क्या करोगे? इसकी डेफिनेशन लिख के आप एक एग्जांपल दे सकते हो। दिस न्यू एलिमेंट मे बी स्टेबल। ये जो अगला नया एलिमेंट बनेगा ये स्टेबल भी हो सकता है और मे बी रेडियो एक्टिव या फिर रेडियो एक्टिव भी हो सकता है। सो दैट इट आल्सो इमिट रेडिएशन। अगर ये रेडियो एक्टिव होगा तो ये भी फर्दर आगे रेडिएशन भी इमिट करेगा। मिसाल के तौर पर यूरेनियम की एग्जांपल दी गई है, यूरेनियम 238। ये क्या होता है? डिके होकर ये थोरियम के अंदर, थोरियम 234 के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और ये बात हमेशा आपने दिमाग में रखनी है कि ये जो इसका मैस होता है डिके के बाद क्या करता है? हमेशा डिक्रीज करता है, प्लस एनर्जी रिलीज होगी। नेक्स्ट ये जो थोरियम है ये भी क्या है? अनस्टेबल है, रेडियो एक्टिव है और ये फर्दर किस में डिसइंटीग्रेट होगा? ये प्रोटेक्टेनियम में डिके होता है जिसका मैस नंबर है 231। नेक्स्ट जो हमारे पास थोरियम है, इस तरह से प्रोटेक्टेनियम, ये इसकी क्या दी गई है? केमिकल इक्वेशन दी गई है। एक और हमारे पास होता है बिस्मथ। इसका एटॉमिक मैस कितना है? 210। ये डिके होता है थैलियम के अंदर जिसका एटॉमिक मैस कितना है? 206। थैलियम भी क्या है? हमारे पास एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। अब ये फर्दर भी डिके करता है, मजीद इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई। एवरी ईयर आवर बॉडी रिप्लेसेस अबाउट 98% ऑफ इट्स एटम। हमारी बॉडी के अंदर 98% जो एटम होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं नए एटम्स से। इंफॉर्मेशन दी गई। एप्लीकेशन ऑफ द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज किया जाता है? इसकी कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं? रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूजफुल इन मेडिकल इमेजिंग। ये मेडिकल इमेजिंग में क्या होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यूजफुल होते हैं। डॉक्टर यूज देम टू डायग्नोज द डिजीज बाय इंजेक्टिंग द पेशेंट विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव फ्लूइड। रेडियो एक्टिव फ्लूइड को पेशेंट की बॉडी के अंदर इंजेक्ट करके डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस को डायग्नोज किया जाता है। Actinium 99 is used for diagnostic imaging across the human organs like brain and lungs। ब्रेन और लंग्स के लिए किसको यूज किया जाता है? टेक्टेनियम को यूज किया जाता है।
क्या करते हैं डॉक्टर, इसको इंजेक्ट करते हैं और कैमराज वगैरह को यूज़ करते हुए उस फ्लूइड की मूवमेंट को देखते हैं। बाज़ रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो होते हैं वो अपनी कलर को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो इस डिफरेंट बिहेवियर शो करने की वजह से डॉक्टर्स को उस बीमारी के बारे में पता चलता है कि आया कि इस पेशेंट में ये बीमारी है या नहीं है। डॉक्टर यूज अ स्पेशल कैमरा टू वॉच हाउ द रेडियो एक्टिव फ्लूइड मूव्स। ये देखते हैं कि वो किस तरह से मूव कर रहा है या फिर उसका कलर किस तरह से चेंज हो रहा है। वाई डज अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप इमिट रेडिएशन? एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप रेडिएशन क्यों इमिट करता है? क्योंकि हमने पढ़ा कि ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई होता है। तो क्या करेगा, इसका आंसर बनेगा रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इमिट रेडिएशन बिकॉज देयर न्यूक्लियाई आर अनस्टेबल। उनके न्यूक्लियाई क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। टू बिकम स्टेबल, स्टेबल बनने के लिए ये क्या करते हैं, रिलीज एनर्जी रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अल्फा बीटा और गामा रेडिएशंस। इन रेडिएशन की टाइप हैं, इन सूरत में क्या करते हैं, ये रेडिएशन इमिट करते हैं और स्टेबल एलिमेंट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गिव एन एग्जांपल ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप विच डिसइंटीग्रेट टू गिव अ स्टेबल एटम। किसी ऐसे रेडियो एक्टिव आइसोटोप की मिसाल दो जो क्या हो, एक स्टेबल एटम के अंदर कन्वर्ट हो रहा हो। ऊपर जो एग्जांपल दी गई थी वो सब के अंदर क्या हो रहा था, अनस्टेबल के अंदर कन्वर्ट हो रहा था। अगर हम कार्बन 14 के एग्जांपल देखें तो ये क्या होता है, नाइट्रोजन के अंदर और बीटा पार्टिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारे पास कार्बन 14 है, ये क्या होता है, डिसइंटीग्रेट होता है नाइट्रोजन के अंदर और साथ ही बीटा पार्टिकल इमिट होते हैं। ये हमारे पास एक स्टेबल डिसइंटीग्रेशन है, एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप स्टेबल एटम के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है रेडियो कार्बन डेटिंग इज द मेथड फॉर फाइंडिंग आउट द एज ऑफ एन हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट containing organic material with the help of radioactive isotope of the carbon 14। कार्बन 14 को यूज करते हुए हम क्या करते हैं, जो डिफरेंट हमारे पास हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी एज को फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि उनके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल्स पाए जाती हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल्स क्या होते हैं, जिनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन पाए जाते हैं। तो कार्बन 14 की मदद से हम उसके अंदर देखते हैं कि कार्बन कितने रह गए हैं उनकी, क्योंकि इनकी रेडियो एक्टिविटी की वजह से जो हमारे पास रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं वो टाइम के साथ साथ डिके होते जाते हैं, उनकी मिकदार कम होती जाती है। तो ये देखते हुए कि कितना आइसोटोप्स बचे हुए हैं, हम उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये चीज़ कितनी साल पुरानी है। The method involves measuring the proportion of carbon 14 in the sample from the dead plant or animals like the piece of wood or bone, which provides information, जो हमें ये information देते हैं, that can be used to calculate when an animal or plant died। कार्बन 14 की क्वांटिटी को देखते हुए हम क्या अंदाज़ा लगाते हैं कि ये कब मरा था, ये कितने साल पुराने हैं, एनिमल्स या प्लांट्स। द ओल्डर सैंपल इज द लेस कार्बन 14 इज टू बी डिटेक्टेड। जितना पुरानी चीज़ होगी, जितना पुराना लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, उसके अंदर कार्बन 14 की क्वांटिटी भी उतनी कम होगी, क्योंकि टाइम के साथ साथ इसकी क्वांटिटी कम हो जाती है और ये डिके होकर स्टेबल एलिमेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स आर यूज टू टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ मेटल्स। ये मेटल्स की स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। एंड कंक्रीट मिक्सचर, और कंक्रीट मिक्सचर की भी स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए यूज किए जाते हैं। दे आर यूज टू जनरेट चीप न्यूक्लियर पावर एंड टू फाइंड द ऑयल फील्ड्स। ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं उनके लिए यूज किए जाते हैं और ऑयल की फील्ड्स के अंदर भी यूज होते हैं। इन मेडिसिन के अंदर दे आर यूज टू डायग्नोज एंड ट्रीट मैनी मेडिकल कंडीशंस। ये मेडिकल प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनके लिए, उनको डायग्नोज करने के लिए यूज किए जाते हैं, इंक्लूडिंग द कैंसर एंड थायराइड डिसऑर्डर, जिसमें कैंसर और थायराइड डिसऑर्डर शामिल हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आयोनाइजेशन ऑफ एटम्स बाय रेडियोएक्टिव सोर्स। एटम्स को रेडियोएक्टिव सोर्स को यूज करते हुए एटम्स को आयोनाइज कैसे किया जाता है। रेडियोएक्टिव आइटम्स फ्रॉम अ रेडियोएक्टिव सोर्स काज द एटम्स टू आयोनाइज। जो रेडिएशन इमिट होती है रेडियोएक्टिव सोर्स से, वो क्या करती हैं, एटम को आयोनाइज कर देती हैं। फॉर एग्जाम्पल द रेडिएशन इमिटेड बाय अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट रेडियम 226
जो रेडियम 226 से रेडिएशंस निकलती हैं कैन रिमूव इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकती हैं और इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द अदर एटम्स। ये क्या करती है, रेडियम 226 से जो रेडिएशंस निकलती है ये क्या करती हैं, एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकती हैं। However, this ionizing radiation should have enough energy, इन रेडिएशंस के पास इतना एनर्जी होनी चाहिए to remove tightly bound electron from the orbit of an एटम के किसी एटम के साथ जो इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंडेड है उसको भी क्या करें, ये रिमूव कर सकें। Electrons can be lost because an ionizing radiations collide with the atom and force the electron away from the atom। ये क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस भी हो सकता है। किस वजह से कि ये एक एटम के साथ जब टकराती हैं इतनी तेज़ी के साथ, इतनी मोमेंटम के साथ ये इलेक्ट्रॉन के साथ टकराती है कि वो वहाँ से एटम से रिमूव होकर अवे चला जाता है एटम से। In an atom of sodium is hit by an ionizing radiation। अगर सोडियम के एटम को आयोनाइजिंग रेडिएशन से हिट करवाया जाए, इट में लूज एन इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ये उसकी केमिकल इक्वेशन दी हुई है। दिस प्रोसेस कन्वर्ट द एटम इनटू द पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। ये क्या करेगा, इस सोडियम न्यूट्रल एटम को कन्वर्ट कर देगा एक कैटाइन के अंदर।